राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं रुचि शुक्ला जी लखनऊ से। रुचि बहन जी राम राम। राम राम सभी को, राम राम, नमस्ते। रुचि, आज हम एक टॉपिक में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि लड़कियों में एक इशू आ रहा है, महिलाओं में, कि पिता की संपत्ति में उनको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये एक बड़ी जायज सी मांग है, पर इसके बहुत सारे सामाजिक पहलू भी हैं। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं इसमें और बहुत पेचीदा मामला बन जाता है। आज ना मेरी डॉक्टर वर्षा से बात हो रही थी। इनफैक्ट मैं ये वीडियो उनके साथ बनाने जा रहा था, पर उनके नेटवर्क में कुछ इशू था, इसलिए वो हो नहीं पाया। बीच में मुझे वीडियो अबैंडन करना पड़ा। तो मुझे लगा मैं आपसे ही इस विषय में बात करता हूं। कल मैं उनसे इस विषय पे दोबारा बात करूंगा, बल्कि आप दोनों को मैं बिठाना चाहूंगा इस पैनल पे। पर आज हम उसकी एक भूमिका रूपरेखा बनाते हैं। आप अभी कुछ कह रही थी कि लड़कियों के क्या इश्यूज हैं एज फार एज द पैटर्नल प्रॉपर्टी इज कंसर्न। माँ और पिता की प्रॉपर्टी के संबंध में जो टेक्निकल बातें आती हैं, क्या है आपका, क्या टेक है इस पे? इसका ये देखिए कि बहुपक्षीय पहलू है। इसको किसी एक डायरेक्शन में या एक डायमेंशन में हम नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से सबकी एक यूनिक जो पॉइंट होते हैं उस हिसाब से इस केसेस को हम एक जनरलाइज करके, जैसे दहेज का केस है उसको भी जनरलाइज नहीं कर सकते, इसी तरह से इसको भी जनरलाइज नहीं कर सकते। इसमें दो या पहला पक्ष में बात करूंगी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि लड़कियों में ये चीज है कि लड़कियों की वजह से बहुत पेचीदा होता जा रहा है। ये उस स्थिति में होता है कि कभी कभी कुछ लड़कियां देखती हैं कि माता पिता के पास इतनी संपत्ति है, जो भी कुछ है, तो उसकी चाह के अंदर वो अपने ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं होना चाहती, या उनको ये लगता है कि पिता ने या माता ने इतनी संपत्ति रखी है तो क्यों ना हम इनका हिस्सा लेके, क्यों ना हम यहीं बैठे रहे। ऐसे बहुत सारी केसेस में आपने देखा, घर जवाई का जो मामला होता है वो इसी तरह से होता है। घर जवाई का मामला कि वो बेटी को भी रखना है और उसके हस्बैंड को भी रखना है, और अल्टीमेटली जब कुछ होगा तो उसके बाद वो बेटी को या जवाई को वही मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, लड़की के बहुत बार अपने ससुराल वालों से संबंध अच्छे नहीं होते, या उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरे को तो पिता की संपत्ति मिल ही रही है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं अपने ससुराल वालों का मुंह क्यों देखूं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको बताएं, जो समाज में इसके विषय पे एक और भी आप टॉक शो रखिएगा, उसमें बात करूंगी। ये बढ़ती हुई ग्रीड, बिना कुछ किए पा लेने की इच्छा, ये एक तरह से बीमारी हो चुकी है समाज के अंदर। तो लेकिन जहां तक दूसरा पक्ष है, हमारे समाज में देखिए कानून से भी अब लड़की और लड़के को बराबर का अधिकार है। पैतृक संपत्ति पे बराबर का अधिकार है। एक जमाना था कि समझा जाता था लड़की की शादी हो गई और उसको शादी कर दी, दूसरे घर गई, और उसके बाद जो भी कुछ बचा है वो भाइयों का बचे, लड़कियों का नहीं बचे। लेकिन देखिए, महिला होने के नाते मुझे ये समझ में आता है कि एक जो जन्म देने का प्रोसेस होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 9 महीने वही दुख झेलती है जो लड़के में झेलती है। और इस स्थिति में जो भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, जो भी संतान अपने पिता की देखरेख करे, जो उनके सुख दुख में साथ दे, जो अपने उत्तरदायित्व को निभाए एक संतान की तरह, मेरे ख्याल से वही संतान उत्तराधिकारी होनी चाहिए। भले कागज कुछ भी कहता हो, भले कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन एक नैतिक दृष्टि से ऐसा नहीं है कि भाई लड़का ही उत्तराधिकारी। बहुत सारी केसेस हैं, मेरी मदर के, मैंने बहुत सारी उनकी फ्रेंड्स को, उनके कलीग्स को देखा है। ऐसे ऐसे केस है कि आपके आंसू निकल जाएंगे जो केसेस मैंने देखे हैं। उस स्थिति में क्या हुआ, माँ मतलब वर्किंग थी, मेरी मदर के साथ ही थी, गजेटेड ऑफिसर थी, प्रिंसिपल थी, बहुत समाज में नाम था। उनके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद काफी बड़ा मकान था, जायदाद थी, तो बेटा और बहू ने उनको एक कमरे में बंद करके रख दिया। महीने की पहली तारीख को ले जाके अंगूठा लगवा के पेंशन ले आते थे। उसके बाद वो 80 वर्ष की वृद्धा सब्जी वो लाती थी, सामान वो लाती थी, सबका नाश्ता बनाती थी, कुत्तों तक की रोटी वही बनाती थी। और उनकी 2 बेटियां थी,
लेकिन बेटा बहू ने ये वो बेटियों को बोल दिया इस घर के अंदर घुस नहीं सकती है। जायदाद की तो बात किस लिए हो रहा था ये सब? सिर्फ इसलिए कि वो एक बेटा है। और उनकी बेटियां जो मेरे संपर्क में थी वो रोने लगी थी कि हमारी माँ को अंतिम समय उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया अपनी माँ का, और वो ये कहता था कि जितनी जल्दी मरे उतना अच्छा है, कम से कम जायदाद हमारे हाथ में आए। तो इस स्थिति में जो बेटियां अपने माँ बाप के दुख को समझ के आगे आती हैं, मेरे ख्याल से उनको तो मिलना, उस स्थिति में लड़के को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी भी स्थिति है कि लड़की में ये एक और भी मैं आपको केस स्टडी बता रही हूँ कि वो भी मेरे सही, ये सब पर्सनल जो मेरे मित्रों के दायरे में या जान पहचान में है। उस लड़की ने क्या किया कि सिर्फ वो विदेश में रहती थी, सारा बहुत एफुलेंट थी, हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब पे कर रहे थे, माता पिता का कहीं घर था भोपाल में बड़ा सारा, और उसकी माँ के पास कुछ डायमंड्स पुराने जमाने के थे, सब उसको पता था ये सब संपत्ति का। और सारी जिंदगी उसके भाई भाभी ने उसकी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करी, बहुत अच्छे से रखा। लेकिन इस लड़की कहता है कि सिर्फ इसलिए कि मुझे एक हिस्सा लेना है, ये अपना विदेश में रहते हुए घर जाके उसने एक कमरा धीरे धीरे एनक्रोच करना शुरू करा। उसने अपनी माँ से फर्जी पेपर साइन करवा लिए। उसने, देखिए बेटा या वो बेटी हो, संतान जो खराब है सो खराब है। फिर उसने साइन करवा के जो भी कुछ जायदाद का किस्सा हो अपने भाई और भाभी को, जिन्होंने जिंदगी भर उसकी माँ की सेवा करी, उनको रखा, उनको निकाल दिया। तो उस लड़की को भी उसकी मानती समय श्राप देके गई कि तू कभी इस घर में रह नहीं पाएगी, जिसकी वजह से तूने। तो इन सब की पीछे देखिए वजह क्या है? वजह है बढ़ता हुआ लालच। समस्या यहाँ है, समस्या ना बेटे में है ना समस्या बेटी में है, समस्या हमारी मनोवृत्ति में। हमें ये समझ लगता है कि सिर्फ वो माँ बाप हमारी जायदाद नहीं है, उनकी कमाई हुई जायदाद हमारी जायदाद है। आज माँ बाप को कोई नहीं कहता कि ये भी हमारी जायदाद है, ये भी हमारे हिस्से में आए हैं। उस हिस्से को तो किसी दूसरे के ऊपर डाल देते, भाई 3-4 भाई बहन है, तू ले जा तू ले जा तू ले जा। लेकिन जिस दिन माता पिता मरते हैं, अर्थी नहीं उठती, उससे पहले लोग बैंक पहुंच जाते हैं कि बैंक में कितना पैसा है, लॉकर में से सामान निकालना है। ये एक स्थिति समाज में, इसके लिए दोनों ही पक्ष उत्तरदायित्व है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और मुझे लगता है बहुत कुछ तो हमारा समाज भी इसकी वजह है, उत्तरदायित्व समाज का भी है कि हम इस चीज को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। और वृद्धों की बहुत खराब दशा है इससे। ये मेरा टेक है, अब आपके भी कुछ अनुभव होंगे इस बारे में, आप भी कुछ आप भी देखते हैं समाज में। मैं इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, उधर पाश्चात्य जगत, आप तो 70 देशों में रही हैं, काम किया है आपने, घूमी आपने, सारी दुनिया देखी। 70 देश में तो आधी से ज्यादा दुनिया तो हो ही गई, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 90% हो जाएगी। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी थी, वो जर्मन है, तो वो बता रहे थे कि मैंने वैसे एक दिन बातों में पूछ लिया कि वेयर इज योर वाइफ, तो ऐसे करके उन्होंने कहा गॉन विद द विंड। तो मैंने पूछा हाउ अबाउट किड्स, उसके लिए बोले गॉन विद द विंड। उनकी उम्र हो गई 70-72 साल, गॉन विद द विंड। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया उनसे कि आपने आखिरी बार, when was the last time you talked to your son? कहता I don't remember। मैंने कहा फिर भी, कहता must have been 30-35 years ago। बेटे ने कभी बाप को पूछा ही नहीं और बाप ने कभी, तो फिर उसने बताया कि उसने एक टर्किश लड़के को अडॉप्ट कर रखा है, अपना खुद का बेटा, पत्नी से डिवोर्स हो गया है, खुद का एक बायोलॉजिकल सन है, उसको उस बायोलॉजिकल सन ने कभी बाप को पूछा ही नहीं, जर्मनी में इतना बड़ा मकान है उसका, उसकी भी जायदाद होगी, पर बेटा ने बाप को कभी, भाई चलो भाई वैसे नहीं पूछता, उस जायदाद के चक्कर में तो पूछ लेता। हिंदुस्तान में होता तो कम से कम बाप को बेशक न पूछता, पर मकान जरूर पूछता।
उसने कभी पूछा ही नहीं, झांका ही नहीं। और मैंने बहुत बार देखा है कि वहां तो बोल रहा है कि अपने माँ बाप के घर को बोलते हैं माई मदर्स हाउस, माई फादर्स हाउस। उसको अपना नहीं मानते, वो अपना नहीं मानते कि भैया अपना वो है जो खुद अपनी कमाई से कमा के लेंगे। होमलेस रह लेंगे, टेंट गाड़ के रह लेंगे, कारों में जिंदगी बिता लेंगे, हैं? पर माँ बाप के घर नहीं जाएंगे, बाप के घर नहीं जाएंगे। एक वो भी समाज है, और एक हमारा समाज है कि अगर घर में अगर 2 थालियां हैं तो उस थाली का भी बंटवारा होता, मैंने तो देखा है। अच्छा, अब हमारे यहाँ की मैं पूर्वांचल के समाज की बात करता हूं कि गांव में क्या था। गांव में पुराने जमाने में तो यदि 2, 3, 4 भाई हैं और यदि एक भाई की शादी नहीं हुई या शादी हुई तो बच्चे नहीं हुए, या बच्चे हुए तो सिर्फ अगर डॉटर हो गई, तो वो बाप या वो समाज सोचता भी नहीं था कि भाई क्योंकि मेरी तो एक अकेली डॉटर है तो मैं अपनी सारी संपत्ति अपने डॉटर को दे दूं। पुराने जमाने में तो तब वो डॉटर की शादी करके उसको भेज दिया जाता था, और वो जो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति थी वो भाई भतीजों के नेचुरली वो लोग इनहेरिट कर लेते थे। और ये समाज की बड़ी एक मान्य व्यवस्था थी। उसके बाद जब समय बदला तो लोगों ने अपनी संपत्ति अपनी बेटियों को देनी शुरू कर दी। और जब हमारे यहाँ जो घर जमाई लोग आने लगे, उनको हमारे यहाँ यूपी में बोला जाता है भोजपुरी में नवरसा। मैंने कहा ये नवरसा जो शब्द है वो ना वारिस। जब अच्छा, मेरे परिवार की वंशावली एक जगह से हम लेके आए थे। हमारे गांव में एक बुजुर्ग है, उनके पास पूरे खानदान की, एक ही खानदान के लोग हैं सब, तो वंशावली तो 7-8 पुश्त की मैं वंशावली नोट करके लेके आया था अपनी। तो उसमें एक परिवार के आगे लिखा था नावल्द। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, ये फैमिली कौन है? तो बोले नहीं ये, मैंने कहा नावल्द माने इनकी संतान नहीं हुई? बोले नहीं, बेटी थी, बेटी कहीं शादी होगी। तो बेटी से वंश तो चल रहा होगा ना, परंतु वंशावली में नावल्द लिखा था। तो जब समय बदला तो सब बेटियों को लोग हिस्सा देने लगे और घर जमाई बनाने लगे। तो जो घर जमाई जो लोग बनते थे उनको हम लोग गांव में अभी भी कहते हैं नवरसा, नवरसा, कि भैया वो कहाँ हुआ? अरे भैया वो नवरसा पौले हुआ। तो नवरसा मतलब ये इसका आई थिंक ओरिजिन इस वर्ड का होगा ना वारिस। तो लड़का नहीं था तो दामाद को सब कुछ मिल गया। तो मैं ऐसे बहुत से दामादों को जानता हूं जो कि अपना घर छोड़ के ससुराल में आके बसे, पर उनकी ससुराल में ना बड़ी दुर्गति रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो जो भाई भतीजे होते थे ना, उनकी पत्नी के भाई, कजन्स और उनके चाचा लोग, वो उसको देखते थे बड़ी गंदी निगाह से दामाद को, कि ये आके इसने हमारे बाप दादाओं की जमीन बंटवा ली। बहुत सारे केसेस में बेटियों को लोग पारिवारिक संपत्ति जो बाप दादा की है वो नहीं देना चाहते। और मेरे सामने भी एक बार ये प्रश्न आया था, तो मुझसे पूछा गया कि आप अपनी बेटी को हिस्सा देंगे? तो मैंने कहा नहीं, मेरा दूसरा प्रिंसिपल है। मैंने कहा जो बाप दादाओं की संपत्ति है वो सिर्फ बेटों को मिलेगी। जो पैतृक संपत्ति है, जो जमीन, स्पेशली जो जमीन है, वो बेटों को मिलेगी। बेटी को मैं उसके बराबर की वैल्यू की कोई अन्य प्रॉपर्टी बना के, कोई शहर में फ्लैट बना के, या उसके लिए मैं अलग से कुछ जमीन खरीद के बेटी को दे दूंगा। पर ये जो मेरे 7 पुश्त की जो जमीन चली आ रही है ना, वो मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि 99% केसेस में जो दामाद होते हैं उनकी निगाह सिर्फ एक चीज पे लगी रही, या तो वो घर जमाई बन जाएंगे तब तो ठीक है,
परंतु वो अपने घर रह रहे हैं और उसको मालूम है मेरी पत्नी की 3 बीघे वहां पड़ी है जमीन इसके घर पे, तो वो उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी तरीके से वो जमीन बिक जाए और हम पैसे खड़े कर लें। और हमारे यहाँ पंजाबी समुदाय में तो जमीन बेचने को बुरा नहीं माना जाता, पर हमारे यहाँ अगर पैतृक संपत्ति जो बाप दादाओं की जमीन है वो बिक जाए ना, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल लगाव होता है कुछ लोगों का। तो जी बात यहां ये है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में निश्चित रूप से हक मिलना चाहिए, बराबर का मिलना चाहिए। परंतु आपने जो बात कही ना कि न बेटों को मिलना चाहिए न बेटियों को मिलना चाहिए, सिर्फ उसको मिलना चाहिए जिसने माता और पिता की अंत तक, अंतिम क्षण तक सेवा की है बिना किसी स्वार्थ भाव के। और बेटियों को उनका हक हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, पर उसके लिए इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये मानता हूं। और संपत्ति का बंटवारा अगर करना है तो पेरेंट्स को अपने जीते जी, जब तक कि उनके हाथ पैर चल रहे हैं, उनको एक ऐसा ट्रस्ट, कोई ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि बाद में बच्चों में किसी किस्म का विवाद न हो, या उसके बराबर की वैल्यू की अगर आप उसको कुछ और दे सकते हैं तो वो जरूर देना चाहिए। लड़कियों के बारे में उस स्त्री धन की बात होती है कि साहब लड़कियों की शादी में इतना पैसा हमने खर्च किया। मैंने कहा यार, शादी में जो फालतू की जो शानो शौकत, तंबू कनात और बैंड बाजा बारात और इसमें जो खर्चा होता है ना, वो तो लड़की के पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं, वो तो तुमने अपनी नाक समाज में चौड़ी करने के लिए जो है और है घर वालों ने की है। उसको ठोस क्या मिला? उसके पास आज क्या है? आज से 10 साल बाद क्या होगा? तो शी मस्ट हैव अ फंड, मेरा ये पर्सनली मानना है। और आज डॉक्टर वर्षा से बात करते हुए मुझे उन्होंने एक बड़ा अच्छा इशू रेज किया कि लड़कियों को फेमिनिज्म के चक्कर में ये बात उनके दिमाग में भर दी गई है कि तुम्हारा पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, और उस संपत्ति पे वो नजरें गड़ाई रहती हैं और अपना खुद का घर नहीं बसाना चाहती, या बसा भी लेती हैं तो उनका ध्यान अपने पीछे पैतृक संपत्ति पे लगा रहता है। इसलिए न वो अपने ससुराल में बस पाती हैं, न अपना खुद का कुछ बना पाती हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा, सारा फोकस तो पिता के घर, भाई के घर, भाभी के ऊपर लगा रहता है। और इस चक्कर में वो कहते हैं बहुत सारी लड़कियों को हमने देखा कि उनकी शादी की उम्र ही निकल गई और वो शादी ही नहीं कर पाई, और वो इसी वोकिज्म, फेमिनिज्म में उलझ के रह गई। अब आप क्या कहती हैं इस बारे में? सर, 2-3 चीजें हैं आपकी जो आपने मुझे अभी बताया व्यक्ति। पहली चीज तो जब लोग कहते हैं स्त्री धन है, लड़की की शादी में इतना खर्चा किया, तो आजकल के जमाने में लड़की की शादी में भी उतना ही खर्च हो रहा है। देखिए, अब सब जमाना वो आ गया है कि लड़के लड़की वाले मिल के शादियां करने लगे हैं, डेस्टिनेशन आप 50-50 कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि लड़के के घर वाले खर्चा नहीं करते, खर्चा उनका भी बराबर से होता है, वो भी लड़की को देते हैं, वो भी अपना घर पुतवाते हैं, वो भी जो है अपनी शान शौकत बनाते हैं लड़के की। मुझे तो कभी कभी लगता है कि लड़के की शादी में लड़के वालों का ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि इतना हमारे समाज में जैसे कहा जाता है कि लड़के के देना एक खुशी का काम है, तो सबको देना लेना करना और आने वाली बहू को भी देना। आज हमारे आपके पूर्वांचल में और हमारे यूपी में तो सबसे पहली चीज ये पूछते लड़की को क्या चढ़ाएंगे, कितना चढ़ाए, बताओ हमको, बता ही रहो कितना, बता कितना चढ़ाया, कितना गहना दिया, कितना जेवर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली एक लड़के के पिता, लड़के के घर वालों पर भी इस समय प्रेशर है, उनको भी शान शौकत दिखानी होती है, उनको भी लड़का आज शादी, लड़का खुद कहता है शादी होके आया तो भैया 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो हनीमून के लिए इंडोनेशिया जाऊंगा, नहीं तो मालदीव जाऊंगा, नहीं तो मैं, तो खर्चे की तो बात ये है कि स्त्री धन की। और स्त्री धन जैसे भी आपने कहा आधे से ज्यादा 70% जो पैसा खर्च होता है वो शान शौकत में दिखावे के लिए होता है, शिष्टाचार में खर्च होता है। देना लेना कितना करना है, लड़की के पास ले दे के क्या जाता है? देखिए हम बताएं, लड़की के पास जाता है तो गांव देहात है तो वही है, पलंग है, टंकी है, कूलर है, फलाना ठिकाना, और बहुत होगा थोड़ा बहुत गहना चला जाएगा, यही सब जाता है गाँव में। तो आप शहर में और आगे चले जाइए, शहर में
तो क्या होगा, लड़कियों को जो सोने की चीज है वो डायमंड हो जाएंगी। आजकल बहुत जो एफलेंट लोग हैं, उससे ज्यादा होगा तो कोई गाड़ी दे देगा, या बहुत कोई डिजाइनर कपड़े, लहंगा, वो सब। लेकिन सारा खर्चा तो आपका दिखावे में हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंट में हो रहा है। मैं ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डायमंड की कोई रीसेल वैल्यू भी होती है? ये सर इसके बारे में मैं आपको एक पूरा एपिसोड करेंगे, मैं आपको अच्छा। सारी हिस्ट्री बताऊंगी कि ये साइकोलॉजी क्या है इस डायमंड के पीछे, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये बात तो ये नहीं कि लड़के और लड़की के बारे में, स्त्री धन ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री धन और पुरुष धन अब आजकल बराबर है, खर्चा बराबर बराबर है। और वो लड़कियां भी जा रही तो कम नहीं होती। और पहले उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो लड़के से पहले ही लिखवा लेंगी। तो अगर मेरे को भाई हनीमून पे नहीं ले गए तुम, तो ये समझ लेना कि वो लड़का फिर जी नहीं सकता, वो उसका गला घुटने लग जाएगा। तो लड़कियां भी कम नहीं है। तो लड़के वाले को भी झक मार के भैया नहीं, मैं खुद देख रही हूँ 10-10 लाख रुपया खर्च करके लड़कियों को हनीमून पे जाना है। आजकल तो यूरोप में जाना है, विदेश जाना है, तो खर्चे की बात तो ये हो गई। दूसरी चीज आपसे एक बात मैं पूछती हूँ, आप भी, आपकी भी संतानें हैं आपके, हम जब कोई भी घर, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी एक घर बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली भावना हमारे लिए किस लिए होती है? कोई अकेले तो हम है नहीं, अरे ये घर बनाएंगे, इसमें 2 बेडरूम, ये बड़े बेटे के लिए, ये छोटे बेटे के लिए, ये बेटी के लिए। उसका दौर बनाते हैं, अरे जब भी शादी होके आएंगे सबको एक कमरा चाहिएगा। एक माता पिता अपने जीवन भर की पूंजी कितने उत्साह से वो जो घर बना, वो तो एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बेडरूम में, और ड्राइंग रूम होता है साझा, किचन होती है साझी। बाकी सारे जो कमरे बनते हैं किसके लिए बनते हैं? उन संतानों के लिए। और उन माँ बाप के दिमाग में एक विजन होता है कि अरे ये हमारे बच्चों के साथ हम एक परिवार खुश होके कुटुंब की तरह रहेंगे, है ना, यही बात होती है। फिर उन बच्चों की जब शादी होती है तो अरे फलाना बच्चा आएगा तो उसको तो एक बेडरूम चाहिए भाई, चाहे लड़की आए अपने हस्बैंड के साथ या लड़का है अपनी बहू के साथ। तो वो जो घर बनता है वो एक परिवार के लिए बनता है। उसके पीछे की मंशा क्या होती है? प्यार, माँ बाप का, माँ बाप का प्यार। माँ बाप कभी घर अपने लिए नहीं बनाते, हर माँ बाप अपना घर अपने संतानों के लिए बनाता है, ये सोच के कि इसमें हंसी खुशी और प्यार से हमारा परिवार पलेगा। लेकिन आगे जाके आप देखिए होता क्या है, वही घर उस कलह की चीज बन जाती है। जिस घर की को बनाया गया था प्यार के लिए, जिस घर को बनाया गया था जोड़ने के लिए परिवार को, वही घर टूटन का कारण होता है। क्यों? हमारी मनोवृत्ति और हमारे मन का लालच। वही बच्चे जिनको माँ बाप ने एक कमरा दिया था, तेरे कमरे में टीवी लगा दूं, लैपटॉप लगा दूं, है बेटा तेरे कमरे में ऐसी लाइट लगा, इतने प्यार से उनके कमरे सजा रहे थे, वही संतानें वो कमरे भूल जाती है। याद रहता तेरा कितना मेरा कितना। आजकल तो मरने का भी इंतजार नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती आपको, आपने मुझे जो फॉरेन कल्चर के बारे में बताया, मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। वहां पे होर्डिंग नहीं है, वहां पे लोग बहुत यथार्थवादी और बहुत प्रैक्टिकल है। वहां अगर एक आदमी अपना कमाता है तो वो नहीं सोचता कि मेरे बेटे के बाद, मेरे बेटे के बाद, मेरे बेटे के बाद कितनी पुस्तक रख जाऊंगा। उनका जीवन में एक ही काम होता है, मैं काम कर रहा हूँ, पति पत्नी है, जहां बच्चा 10th 11th 12th में हुआ वो पैसा उनका अफोर्ड कर सकते तो करते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। वो अपने जीवन में एक ही घर बनाते हैं, उसका वो मॉर्गेज पे करते हैं। उसके बाद उस पैसे को वो क्या करते हैं? वो घूमने फिरने में खर्च करते हैं। पति पत्नी होंगे, टूर करेंगे, वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, वीकेंड पे खाना खाएंगे, कपड़े लत्तों गहनों पे नहीं करते खर्चा, वो दुनिया देखने पे खर्चा करते हैं। घर तो एक काफी है उनको। और भैया बच्चों को बोल रखा है कि बस हमारी इतनी है, अगर हमारे पास है भी पैसा तो तुम्हारे लिए नहीं है। अब वो हमारे बुढ़ापे के लिए, वो बच्चे चाहे मैकडोनल्ड में नौकरी करे, चाहे वो फुटबॉल का मार्शल बने, वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो खर्चा करते हैं, नहीं तो भैया वेटर बन के रह जाते। वही सिलसिला उन बच्चों। तो अटैचमेंट तो यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि उनका अटैचमेंट भौतिकता से अलग है। और वहां जाके विदेशों में बच्चे जायदाद के लिए झगड़ा नहीं होते हैं, कोर्ट केसेस। वहां आपको पता है बहुत सारे केसेस में जब बच्चे नहीं, सरकार ले लेती है उस संपत्ति, स्वेच्छा से ले दे देते हैं लोग सरकार को। और उनके बच्चों में भी ये भावना नहीं होती कि ये मरेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी होगी। बाय डिफॉल्ट उनकी हो जाएगी, जब मरेंगे तो फिर तो कोर्ट से आएगा, फिर उनको घर, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, वो बेच देते हैं उसको और कहीं और चले जाते हैं। उन्हें पैतृक वाला जो है उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि वो देखिए, ये एक अच्छी बात है बुरी बात है, वो लोग भौतिकता से जुड़े नहीं है, वो उनके अंदर ना मोह नहीं है।
चाहे वो रिश्तों का मोह हो, चाहे वो संपत्ति का मोह हो, किसी भी चीज का मोह, वो बड़ी जल्दी से एक जगह से दूसरी चीजों में माइग्रेट। इसी तरह से इमोशनल माइग्रेशन भी उनका बहुत फास्ट होता है। खाली फिजिकल माइग्रेशन ही नहीं, इमोशनल माइग्रेशन बहुत फास्ट होता है। जो एक रिश्ते में बात है भावना, उससे निकल के फटाक से दूसरे में चले जाते हैं। ये रिश्ता नहीं काम में आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन, दे मूव ऑन टू अनदर। सो दिस इमोशनल माइग्रेशन इज ऑल्सो वेरी क्विक। वेयरएज हमारी जो सोसाइटी है, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, हम लोग जो है बहुत ज्यादा चीजों से जुड़े हुए होते हैं। इतना ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि हम जो है घर के पुराने खिड़की दरवाजे का कबाड़ भी छत के किसी कोने पे रखे रहते हैं, तो छत्ती पे, कि भैया फेंकेंगे नहीं। हमारा जुड़ाव तो इतना ज्यादा है, हमारा जुड़ाव तो इतना ज्यादा है कि 30 साल 40 साल पुराने सोफे पे कपड़े चढ़ा चढ़ा के हम उसको, और सोफे पे कपड़ा चढ़ाने के बाद भी एक कवर चढ़ाएंगे, उसके ऊपर एक और कवर चढ़ाएंगे, कि शायद जीवन में कोई और देखने को ना मिले। इतना ज्यादा जुड़ाव है। हम में से, भारतीयों में से कोई भी, हम माँ बाप जो हैं सबसे कम पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, और सबसे ज्यादा किसके ऊपर खर्च करते हैं? अपनी संतानों के ऊपर। है, अब हमने दिखाया अपनी संतानों को भौतिकता, हमने खुद वो बीज बो दिया उन संतानों के मन में कि बेटा हम तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर बना रहे हैं, और देखो ये वाली प्रॉपर्टी एक और लेंगे तो तेरे नाम, फिर एक और लेंगे तो दूसरे बेटे के नाम, फिर जो तीसरी लेंगे तो बेटी। ये बीज बो कौन रहा है? हम ही बो रहे हैं। हम ही उन बच्चों को बता रहे हैं कि भैया तुम सबको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, हम सब हिस्सा करके तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे, और फिर हम उसको जताते भी हैं, अरे मरेंगे तो सब तुम्हारे नाम ही तो होगा। क्यों? हम, सारी जड़ ये है कि हमने उनको रिश्तों से नहीं जोड़ा, हमने स्वयं ही अनजाने में उनको सामान से, जमीन से, वसीयत से, बैंक के लॉकर से जोड़ दिया उन बच्चों को। तो आखिर में होने पर उनको वो चीजें याद रहेगी, माँ बाप कहीं पीछे चले गए। तो कितना सोचते हैं हम, कितना सोचते हैं कि लड़की की शादी के बाद उसका बच्चा होगा तब उसको भी देंगे, फिर बच्चे के बच्चों को, नाती को देंगे, पोती को देंगे, नतनी को देंगे, उसकी शादी में ये देंगे, उसकी शादी में। ये सब सिखा कौन रहा है इन बच्चों को? हम ही तो सिखा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमारे, बता दीजिए, भारतीय माँ बाप अगर अपने बच्चे को कह सके कि भैया बस हो गया 12वीं पास, तेरे को पढ़ना आगे तो पढ़, नहीं पढ़ना तो तू जाके कहीं टेबल पोंछ ले, है किसी में हिम्मत बोलने की? नहीं है। हम कर्जा लेंगे बैंक से, फिर उसको भेजेंगे कहाँ? IIT। फिर वो आपका बेटा IIT करने के बाद जाएगा अमेरिका में, फिर अमेरिका में जब वो कमाने लग जाएगा, जब उसको पता है कि भाई मेरे तो जिंदगी का, मेरे माँ बाप का एम ही ये था कि मैं इतनी बड़ी डिग्री लेके एक देश में आके एक बड़ी सी नौकरी करूं और इतना पैकेज करूं, अब माँ बाप उससे यहाँ बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुढ़ापे में वो आएगा तो उनको संभालेगा। और उस स्थिति में अगर उनकी कोई बेटी है और वो भारत में रह रही है और वो उनको संभाल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो बेटा साल में एक बार फ्लाइट लेके आएगा, और साल में एक बार फ्लाइट लाने के बाद वो थोड़ा बहुत माँ बाप का थे। और असल में मुद्दे की बात यह है कि पैतृक हो या स्वयं की अर्जित करी हुई संपत्ति हो, क्या हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को उत्तरदायित्व सिखा रहे हैं, या हम सब उनको प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये है और जब हम मर जाएंगे तो तुमको मिल जाएगा। तो लालच बेटे में आ रहा है, लालच बेटी में आ रहा है। बेटी के साथ बहुत सारे केसेस में, जैसे आप बता रहे हैं कि नॉट ओनली हर हस्बैंड, उसके साथ में उसके जो ससुराल वाले हैं, जब वो ये देख लेते हैं कि इस लड़की के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, समृद्ध हैं, सनाढ़े लोग हैं, तो भाई तू क्यों नहीं लेती हिस्सा जाके? भले ही इसके ससुराल वालों के पास सब कुछ होगा, घर भी होगा, गाड़ी भी होगा, पैसे भी होंगे, रुपए भी होंगे, लेकिन मानसिकता ये है कि नहीं भाई तू जाके लड़, अपने तेरे भाई को क्यों मिल जाए, तुझे क्यों नहीं? भाई तुम तो नहीं झांक रही हो उस घर में जाके, तब पिता ने तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें एक अच्छे परिवार में दे दिया, खाते पीते, जो तुम्हारी सुख सुविधाओं में जो कुछ जीवन में हो सके सब कुछ है, उसके बावजूद भी तुम्हारी आंख क्यों लगी हुई है पिता की संपत्ति पे? तो ये एक जटिल समस्या है सर। इस समस्या का समाधान इस समस्या का समाधान बहुत गहरा है, और ये हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ये हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। इसको कोई कोर्ट केस या किसी नियम कानून से हम इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था, कमी हमारी पेरेंटिंग में है। कमी इस बात में है कि हम अपने बच्चों को एक्चुअल में क्या दे रहे हैं विरासत में,
हम विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन विरासत में कौन से संस्कार दे रहे हैं जिससे कि वो बच्चे समझे कि ये जो अर्जित की हुई संपत्ति कुछ नहीं है, मेरी असली पूंजी मेरे माँ बाप है, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूं। और क्यों नहीं वो बच्चा अपने पे कहता है कि जो अगर मेरे बाप ने अपने पैसे से, आत्म स्वाभिमान से, अपने सेल्फ अर्न होके मेरे बाप ने कमाए, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? वो जीन्स हम क्यों नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों में? वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जायदाद की बात है, लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत हैं, और हम भी गलत हैं, क्योंकि हम नहीं कहते अपने, हमारी हिम्मत नहीं हो सकती कहने की भैया ये मकान मेरा है, ना मैं तुझे दूंगा ना मैं तुझे दूंगा, इसको बेच के मैं और मेरी पत्नी या नहीं बेचेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे किसी को नहीं देंगे, मरने के बाद जो करना है कर लेना तुम। हम तो आएंगे नहीं ऊपर से उतर के देखने के लिए, लड़ो फिर तुम। क्योंकि जो बच्चों को, एक बच्चे को दाई गोदी में लेते हैं, एक बच्चे को बाई गोदी में लेते हैं, एक माँ उनको एक ही जगह से दूध पिलाती है, वो बच्चे हमारा दूध भूल गए, हमारा प्यार भूल गए, स्नेह भूल गए, भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं अदालत में जाके, तेरा कितना और मेरा कितना है। सो दिस हैज टू गो, वी हैव टू स्टॉप डूइंग इट, वी हैव टू स्टॉप शोइंग आवर चिल्ड्रन कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारी है, नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सीधा बोली, लायक होंगे तो होंगे, नहीं लायक होंगे तो नहीं होंगे। एक फ्यूचरिस्ट हुए हैं यूएस में, एल्विन टॉफलर, उनकी 3 पुस्तकें हुई हैं, बड़ी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, और उन्होंने 10 साल की रिसर्च पे वो एक किताब लिखते थे। 30 वर्ष के अपने लेखन के जीवन में उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, 30 वर्ष में 3, और 10 वर्ष में उनकी एक किताब आती थी। जो पहली पुस्तक आई थी 1970s में आई थी, उसका नाम था फ्यूचर शॉक। एल्विन टॉफलर बड़े फेमस अंग्रेजी के राइटर हैं, फ्यूचरिस्ट हैं, विचारक हैं, दार्शनिक भी कह सकते हैं आप उन्हें। उन्होंने कुछ बड़ी मजेदार तथ्य दिए हैं अपनी पुस्तक में कि फ्यूचर शॉक, कि भविष्य का जीवन कैसा होगा, और जब वो चेंजेस जो भविष्य के आएंगे उससे हम कैसे खुद को अडेप्ट करेंगे, इस पे कंसर्न वो तीनों किताबें हैं। मैंने पढ़ी हैं तीनों। तो तब फ्यूचर शॉक पहला है, उसकी वो भूमिका में लिखते हैं कि पता नहीं, मान लीजिए कितने लाख टन कोयला जलाने से जो ऊर्जा पैदा होती है, अगर उसको 1 क्यू मान लिया जाए, मान लीजिए 1 लाख टन कोयला जलाया जाए, उससे जो ऊर्जा पैदा हुई उसको 1 क्यू मान लिया जाए, तो मानवता के पिछले 5000 साल में शायद इतने क्यू ऊर्जा मनुष्य की खपत थी। मान लीजिए 1 क्यू, 2 क्यू या 5 क्यू। कहते हैं कि फिर 19वीं सदी में इतनी हो गई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब इतनी हो गई, फिर 21वीं सदी में इतनी हो गई, और आज प्रतिदिन ऊर्जा की खपत मान लीजिए 100 क्यू है। तो मतलब जितना हम 1000 साल में ऊर्जा खर्च करते थे पुराने जमाने में, उतनी हम आजकल रोज कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक खाका पेश किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि पुराने जमाने में, मतलब 1940s, 50s, 60s की वो बात कर रहे थे, कि उस जमाने में मनुष्य एक नौकरी पकड़ता था, सारी जिंदगी उस नौकरी में बिता देता था, एक घर बनाता था और सारी जिंदगी उस घर में बिता देता था। और जबकि 70 भी तो आज से भरिए, अरे भैया 55 साल पुरानी किताब हो गई। 70 में वो कहते थे कि नहीं अब जमाना बदल गया है। 70 को वो कहते थे जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, अब तो हमारे बच्चे जो है, उस जमाने में वो कहते थे कि अब अपने जीवन काल में, अपने टोटल एक्टिव लाइफ में, एक लड़का, एक प्रोफेशनल जो है वो 10 बार नौकरी बदलता है। ये 1970 में उन्होंने कहा था कि 40 साल के एक्टिव लाइफ में 10 बार, मतलब औसतन 4 साल में 1 बार। अब तो सब वो पेस बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो मैं, जो लोग मकान बनाते हैं, ये मेरे बेटे का, ये मेरे बेटी का, ये मेरी बहू का घर, ये कमरा,
तो मैं ना उनके ऊपर बहुत हंसता हूं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम ये मकान बना रहे हो, जैसे ये मेरे साथ जीवन में हुआ। मेरे एक मित्र ने पूछा कि आप मकान क्यों नहीं बना रहे, आज से करीब 5 साल पुरानी बात है, तब मैंने ये जालंधर वाला फ्लैट नहीं लिया था। तो मैंने पूछा कि यार मेरा एक मकान है गांव में। बोलो वो तो गांव में है ना। तो मैंने कहा फिर और मैं कहां बनाऊं? तो बोले जहां रहते हो वहां बनाओ। तो मैंने कहा मैं कहां रहता हूं? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तू बता दे मैं कहां रहता हूं, मैं कहां बनाऊं घर? तो बोले आप जालंधर रहते हो, जालंधर बनाओ। तो मैंने कहा मुझे जालंधर रहना ही नहीं है। तो बोले कहां रहोगे? मैंने कहा ये मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो घुमंतु आदमी हूं, मैं तो एक जगह टिक के 2 महीने से ज्यादा रह ही नहीं सकता। तो मैंने कहा मैं तो अपने गले का एक बवाल, एक तो ढोल बना लूंगा, ताले उसको बजाना ही बजाना है मुझे। क्यों यहाँ क्यों रहते हो भैया? यहाँ मजबूरी में घर बना लिया, जबकि रहना मैं कहीं और चाहता हूँ। तो जब उन्होंने पूछा अच्छा आप बताइए आप कहाँ रहना चाहते हैं, मैंने कहा मैं तो मनाली में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मनाली में ही रह लो। तो मैंने कहा मैं मनाली में 1 ही साल रहना चाहता हूँ। या मैं मनाली में 6 महीने रहना चाहता हूँ। कहते उसके बाद, कहते फिर मैं उसके बाद तीर्थन वैली चला जाऊंगा। उसके बाद फिर कहते मैंने कहा उसके बाद शायद मैं ऋषिकेश चला जाऊंगा, या मैं माउंट आबू चला जाऊंगा, या मैं ऊटी चला जाऊंगा। तो भैया मेरा तो फिक्स ही नहीं है मुझे रहना कहाँ है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने यहाँ घर बना लिया और बोला ये मेरे छोटे बेटे का कमरा है, आई यू श्योर वो छोटा बेटा उस कमरे में रहेगा ना? ये गारंटी है ना? और कितने दिन रहेगा, या कितने महीने रहेगा, या कितने साल रहेगा? मेरे पिताजी ने बहुत चाव से 1986 में गांव में मकान बनाया था, 1986 में। फिर आज से 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के 10 साल के अंदर, अभी हालांकि माताजी जिंदा हैं, तब भी उस घर में ताला लगने की नौबत आ गई है, और उसके झाड़ू पोछे की समस्या हमको आने लगी, और बहुत जल्दी वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा। मेरे सास ससुर ने जो मकान बनाया था वो खंडहर में तब्दील हो गया, क्योंकि सब बच्चे इंग्लैंड अमेरिका चले गए। तो बात ये जी, हमने कभी प्रैक्टिकली वो जो अंग्रेज जैसे सोच लेते हैं, आपने बताया ना, मैं उससे अब कनेक्ट कर रहा हूं बात को, कि अंग्रेज जितना प्रैक्टिकल होके सोच लेते हैं, हिंदुस्तानी उतना प्रैक्टिकल होके सोच ही नहीं पाता। वो उसी वो बंदरिया से बच्चा जैसे चिपका रहता है ना, उसको हर चीज को उसी तरह अंत समय तक चिपकाए रखना चाहता है। यही सोच, जैसे आपने सही कहा, ये रॉन्ग पेरेंटिंग का ही नतीजा है कि वही सोच हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो गई है, कि वो भी उस मरे हुए बंदरिया के बच्चे को आजीवन चिपका के रखने के चक्कर में अपना जीवन नहीं जी पाते। मैं इतना प्रैक्टिकल आदमी हूँ जी, मैंने तो आज से 25 साल 30 साल पहले वो कहते थे सरकारी नौकरी छोड़ रहे हो। मैंने कहा अभी मेरा जन्म ये नौकरी करने के लिए हुआ ही नहीं, सरकारी नौकरी करने के लिए। और मुझे विश्वास है मैं कहीं भी रहूंगा इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा, अपना स्वतंत्र जीऊंगा, अपनी मर्जी से जीऊंगा, किसी की नौकरी नहीं करूंगा। और मैं सारी जिंदगी, आपको मालूम है, मैंने 23 साल की उम्र में सरकारी, 23 नहीं 24, 24.5 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लगा था, और 25.5 में मैंने छोड़ दी थी। दिल्ली का जीवन छोड़ के मैं गाँव आ गया। लोग गांव छोड़ के दिल्ली जाते थे, मैं दिल्ली छोड़ के गांव आ गया, और सारी जिंदगी अपनी खुद की शर्तों पे जिया। और मैंने समाज की बनाई हुई किसी लीग को कभी जिंदगी में फॉलो नहीं किया। कभी आज तक मेरे जीवन का एक भी घटना ऐसी नहीं है जब मैंने समाज में किसी की बनाई हुई लीग को फॉलो किया। मैंने हमेशा अपने नई लीग बनाई, और सेम शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है कि भैया अपने से अपना जीवन, अपनी लाइफ, इट इज योर लाइफ एंड यू लिव ओनली वंस। इतना मुंह देखना बंद करो, अपना जीवन खुद जियो, अपनी शर्तों पे जियो। समाज को खुश करने के लिए, या समाज को फॉलो करने के लिए, या समाज की बनाई हुई लीग पे चलोगे तो
क्या बन जाओगे, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जियो, अपनी लकीर। आज की चर्चा को कंक्लूड कर दीजिए, आपका कंक्लूडिंग आवाज सर, थोड़ा आवाज आपकी जा रही है, ऑडियो हो गया, प्लीज कंक्लूड। नहीं, आपने जो बताया अभी समाज में, आप देखिए कि हमारे यहाँ बच्चा जहाँ एक खासकर मिडिल क्लास में बच्चा जहाँ 10th 11th में आ गया, कोचिंग में भेजेंगे, अरे वो मतलब माँ बाप सिर्फ अपना किडनी नहीं बेचते, बाकी तो सारा निकाल के रख देते हैं कि कोटा चले जाओ, यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग, 4 बजे जो भी कुछ है काम, वो सारा इसलिए कि बच्चा आएगा अच्छे आईटी में जाएगा, उसके बाद सीधा एम क्या होगा कि बहुत बड़ी वो यूएस चला जाए, कनाडा चले जाए। ये सब तो कर लिया, बाप ने कर्जा ले लिया, हाँ सब चुका रहे हैं, लेकिन जब वो बेटा कनाडा, उसको आपने शुरू से क्या बोला, बेटा तेरे को कनाडा जाना है, तेरे को यूएस जाना है, तेरे को ना, वो जब वहां चला गया और जब उसने पाश्चात्य संस्कृति अपना ली, फिर उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़का जो कनाडा में और यूएस में कमा रहा है और जो अपनी बीवी को भी वहीं ले जाएगा वहां, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देश में बैठे हुए माँ बाप के बारे में सोचे और उनके त्याग के गाने गाए रोज कि मेरे माँ बाप ने क्या क्या त्याग किया था मेरे लिए, मेरे माँ बाप ने कर्जा लिया और मेरे माँ उठती थी सवेरे। भाई जब आपने खुद धक्का मार के उसको आपने क्या कहा, बेटा तेरे को बहुत बड़ा बनना है। मेरे को एक बात, एक मेरी मित्र है विदेशी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, कहती है हर माँ बाप कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे अच्छा करते रहे ना, वो अपने जीवन में खुश रहे। भाई क्यों ऐसा कहते हैं हम? ये बताइए, जो बच्चा आपको छोड़ के, आपको नजरअंदाज करके और आपकी तिरस्कार करके अपनी जिंदगी में खुश है, तो क्यों खुश रहना चाहिए उसको? क्यों रहना चाहिए? क्या अधिकार है उसको खुश रहने का कि जिसने उनके लिए सब कुछ किया? तो ये थैंकलेसनेस तो हम वो देते हैं, हम खुद ही कह रहे हैं थैंकलेस, अरे बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाई क्यों नहीं करेगा? या तो आप भी मत करते उसके लिए। तो ये एक जो हमारी सोच है, हमने बहुत ज्यादा जो हमने मटेरियलिज्म जो अपने बच्चों में भर दिया है, हम हर चीज अपने बच्चों को दिखावा करने का, भाई हमने घर खरीदा, हमने घर खरीदा, हमने गाड़ी तेरे लिए खरीद रहे, सब तेरा है, सब तेरा नहीं, किसी का कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? बोली तेरा कुछ नहीं है, अगर तू इस लायक है तो तेरे को मिले। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूछ कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तू इस प्रॉपर्टी को आगे मेंटेन करेगा, आगे ले जाएगा, इसकी बिल्डिंग ठीक है तेरे को मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो भैया हम जब तक जिंदा है रहेंगे, और बाकी जो हमारे बैंक में पैसा है, मैं और मेरी बुढ़िया या मैं और मेरा बुढ़ा, हम जाएंगे, घूमेंगे, दुनिया देखेंगे। हमने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाने का, फिर तुम्हारे बच्चों के लिए कमाने का, फिर बच्चों के लिए कमाने का ठेका नहीं ले रखा है। तो जब ये चीज शुरू हो जाएगी, चाहे वो लड़का, हमें एकदम ब्लंट होके, लेकिन हमारे आप देख लीजिए हर आदमी जुटा हुआ है कि अपने बारे में सोचा सो सोचा, बस आगे के 50 साल क्या हो, जबकि दुनिया का पता नहीं है। दुनिया की अध्यात्म का केंद्र है भारत। आपको हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अध्यात्म की बात होती है और हम सबसे ज्यादा सुपरफिशियल है। वो अध्यात्म सिर्फ कथावाचक बोलते हैं, या वो यूट्यूब के चैनल बोलते हैं, या 2-4 हमारे जो डेमीगॉड्स हैं वो बोलते हैं, लेकिन अध्यात्म कहीं है नहीं। क्योंकि गीता हम पढ़ना नहीं चाहते, किसी दूसरे के बताई हुई सुनना चाहते हैं यूट्यूब पे, और अगर सुन भी लिया तो आत्मसात नहीं कर सकते उसको। हम लिखा सब कुछ हमारे, पढ़ के और सुन के कुछ नहीं होता, यू हैव टू फॉलो इट इन योर लाइफ। उसको नॉट ओनली फॉलो इट, यू हैव टू एब्जॉर्ब इट। एब्जॉर्ब इट, बिल्कुल, यू हैव टू एब्जॉर्ब इट। तो आध्यात्म तो हमारे यहाँ बचा ही नहीं है। आध्यात्म तो गिनती के जो आजकल गली गली में कथावाचक हो रहे हैं उनको अध्यात्म मानने लग गए हैं लोग, क्योंकि वही अध्यात्म। लोगों को पता ही नहीं कि वो इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, इट्स एब्सोल्युटली अ बिजनेस, यू नो। तो हम तो ये हाल है कि हमको तो कुछ भी सीखने के लिए हम दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। हमें अपने वैल्यू सिस्टम को भी देखने के लिए दूसरे का मुंह ताकते हैं। इतने आश्रित हैं हम मेंटली भी आश्रित हैं, हम स्पिरिचुअली भी आश्रित हैं। तो वही वो चीज बच्चों में आगे जा रही है, बच्चों में अभी आज छोटे बच्चे आपको पता है, बच्चों में जो लेवल ऑफ इमोशन है धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत कम हो रहा है। ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे बहुत नीचे जा रही है। सिर्फ यही वजह है कि हम बच्चे और हम भी
एक बैलेंस नहीं बना पा रहे स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म के। कितना मटेरियल चाहिए कि जिससे हमारी स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन रहे। तो स्पिरिचुअलिटी तो हो गई सुपरफिशियल और मटेरियलिज्म हो गया कोर। तो हमारी कोर जो मानसिकता है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म से भरी हुई है जी। सो दिस इज माय कंक्लूडिंग। आई थिंक आई हैव कवर्ड द टॉपिक। या इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी टॉपिक में फिर किसी नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। जी आज के लिए थैंक यू सो मच सर। और भी ऐसे ट्रिगरिंग आप टॉपिक्स लेके आइए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और सभी दर्शकों का धन्यवाद। राम राम। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।